हरीश रावत ने फेसबुक पर अपने लिखा है कि अगले 4 दिनों तक वो उत्तराखंड के कई मुद्दों पर 7:45 पर रोज शाम को लाइव रहेंगे और चर्चा करेंगे। आज वो बात करेंगे अंकिता भंडारी पर, कल वो बात करेंगे वादे कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है, बेरोजगारों के लिए क्या है। 2027 के चुनाव में साल भर रह गया है और 2017 और 22 दोनों चुनाव यानी कि 2027 तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 10 साल हो जाएंगे। एक बार फिर वो एक्टिव है, पिछली बार उन्हीं को चेहरा बनाया गया था, इस बार वो शुरुआत से लगे हुए हैं। वो बीजेपी के मुकाबले के लिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड से लड़ाई, उत्तराखंड की पहचान वर्सेस उत्तराखंडियत। वो कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी मॉडल लागू कर रही है जो यहां की उत्तराखंड की सरकार है। अगर यूपी मॉडल लागू करना था जिसमें बुलडोजर था तो फिर इसके लिए संघर्ष क्यों किया। तो सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज आपको क्यों लग रहा है कि अंकिता भंडारी केस में, जिसमें मई में सजा सुनाई जा चुकी है 3 दोषियों को उम्र कैद की, फिर आज कांग्रेस क्यों एक ऐसे व्यक्ति की बात पर या एक ऐसी महिला की बात पर विश्वास करके कह रही है कि किसी वीआईपी को बचाने के लिए जांच धीमी की गई और उनको बचाया गया। देखिए, जब अंकिता की हत्या हुई थी जी, हत्या से पहले अंकिता ने अपने एक मित्र को टेलीफोन करके कहा कि मुझसे कहा जा रहा है, मेरे पर दबाव डाला जा रहा है मालिक द्वारा कि एक वीवीआईपी आ रहे हैं, उनको विशेष सेवा देनी, और इस विशेष सेवा का अर्थ मेरे समझ में आ रहा है और मैंने इनकार कर दिया है। मैंने कहा है मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी और मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है और मैं नौकरी छोड़ सकती हूं। और उसके बाद खबर यह आती है कुछ 1-2 दिन के बाद कि अंकिता लापता है, फिर आता है कि उसकी लाश मिल गई। तो ये एक प्रकार से कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। उस मर्डर में एक फैक्टर अंकिता का बयान जो मरने से पहले उसने अपने दोस्त को दिया है, उसमें वो कह रही है कि एक वीवीआईपी आने वाला है, उसको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं, अंकिता का मोबाइल मिलता है, वो नहीं मिला माना जाता है। उसके पोस्टमार्टम में महिला नहीं रखी जाती है, केवल पुलिस पोस्टमार्टम में होते हैं ताकि ठीक प्रॉपर पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता यदि महिला के पोस्टमार्टम में महिला न रहे। और उसके बाद जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है और बुलडोजर से तोड़ा जाता है। सारे सीसीटीवी कैमरे नष्ट किए जाते हैं और रिजॉर्ट में जहां वो था कोई साक्ष्य मौजूद न हो, आग लगाई जाती है। उस समय भी लोगों ने कहा और सारे उत्तराखंड की जबान में एक स्वर से था कि देहरादून से दिल्ली तक सरकार क्यों है मौन, वो वीआईपी है कौन, वो वीआईपी कौन, सरकार क्यों है मौन। जब ये सजा भी सुनाई गई तब भी लोगों के जबान पर था। उसके माँ बाप ने भी कहा कि वो वीआईपी को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, ये अधूरा जजमेंट है।
और आज जब एक एक पति एक अपनी कथित पत्नी से बातचीत कर रहा है, अंतरंग बातचीत उनकी है, उसमें बार बार जो गट्टू 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 कह रहे हैं और बाद में उस गट्टू का नाम भी ले रहे हैं, तो उससे ये संदेह पुष्ट हो गया कि वो वीआईपी और कोई नहीं, वही गट्टू है जिसको अब वो उर्मिला कह रही है। अब मैं आपको और एक जिसको अब भाजपा संदेशपद महिला बता रही है, वो महिला भाजपा की सदस्य है, अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, वो बहुत भाजपा की छोटी छोटी। सदस्य है। अभी और मैं आपकी बात जिससे मान ली बात कर आपकी। रही है वो व्यक्ति उर्मिला 2 बार का सनावर भाजपा का का वो विधायक ऑडियो है। मैं चलवा भी सकता हूं। सुरेश राठौर जो उसको बीवी नहीं मान रहे वो भी है। मैं उन सब चीजों में जाता ही नहीं हूं। अब सिर्फ आपसे दो चीजें पूछता हूं। क्या अब आप मांग कर रहे हैं कि इसकी दूसरी फिर से सीबीआई जांच की जो आप मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्या आप फिर से ये चाहते हैं कि एक हाँ, जब तक न्यायिक देखरेख में ये जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, उस वीआईपी का पर्दाफाश होना कठिन लग रहा है। ठीक है। अब मैं क्योंकि दूसरी चीज आपसे एसआईटी पूछ रहा हूं, स्टेट की होगी और ये स्टेट पहले क्या से ही आप इस कंप्रोमाइज दिखाई देता है। वायरल ऑडियो की आप जिम्मेदारी ले पाएंगे कि ये क्या? सच है बातचीत, कि एआई जनरेटेड नहीं है ये, जिसका आप खुद शिकार हुए हैं? देखिए आप देखिए 48 घंटे पहले आपका इसको खुद मैंने वीडियो देखा कि आप देखिए कह रहे हैं कि मुझको एक अपना फेक एआई जनरेटेड बना दिया गया स्पाई, उसकी मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूं तो कांपते हाथों से पुलिस वाला लिख रहा है। नहीं, इस मामले में मैं तो एफआईआर लिखाने जा रहा हूं, मैंने लिखाई, लेकिन और मैं जांच की मांग कर रहा हूं कानून के दायरे में। और लेकिन जो एआई जनरेटेड बता रहे हैं, वो इतने दिनों बाद उनको एआई जनरेटेड है ये तब ख्याल आया, नहीं नहीं, पहले मैं तो ये ख्याल नहीं आया। आप गलत तो चीज जो समझिए। सर्कमस्टेंसेस कह रहे जब हैं, आपके अंकिता साथ का बयान, एआई से एआई एक जनरेटेड वीडियो चला दिया गया आपका, एक सेकेंड, अंकिता का बयान, जी अंकिता के माँ बाप का बयान, जी, और उसके बाद आज ये बयान, ये तो जब तीनों मई में मिलकर आया के था, सुनिए, वो जब मई में उस गट्टू इसका, को एक संदिग्ध अभियुक्त बताते हैं। और हम नहीं कह रहे हैं कि क्या है स्थिति, लेकिन उसकी जांच करना आवश्यक है, क्योंकि जनमानस में ये धारणा है, क्योंकि अंकिता का मर्डर वो उत्तराखंड के स्वाभिमान का मर्डर है, ठीक हमारे बात, स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है। तो इसलिए सारा उत्तराखंड आहत है इस मामले में। इसको ये जितना भाजपा इसमें कानूनी दांव पेंच की बात कर रही है और इस तरीके से चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रही है, वो चलने वाली नहीं है। ठीक बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं जी, आपसे, आप, मैं मान लिया कि उर्मिला सनावर का ये वीडियो, महेश राठौर का, सुरेश राठौर की बातचीत, कोई चीज आप सब ये मानिए कि अंकिता के साथ गलत हुआ, अभी इंसाफ पूरा नहीं मिला है, जो वीआईपी की आप बात कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप एफआईआर लिखवाने जब परसों गए तो आपके एफआईआर नहीं लिख रहा था, वो तो था कल हाँ कल, जी, सॉरी 4 घंटे लगे मुझे जी, कल आपको आने में। 4 घंटे लगे हैं एफआईआर लिखवाने में। और कल एक घटना और हुई जिसमें लक्सर में अपराधी जी, को गोली मार दी जाती है, पुलिस पेशी पर ले जा रही थी। क्या आप समझ रहे हैं उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर इस समय किस स्थिति में है? बहुत चिंताजनक स्थिति में। सब पुलिस के अधिकारियों को, जिनको कानून व्यवस्था की स्थिति देखनी चाहिए थी, उनको सत्ता ने उगाई और अपने सत्ता स्वार्थ का माध्यम बना दिया है। आज वो सरकार के भ्रष्टाचार के ऐसे खुले अंग के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे पुलिसिंग
और जो पुलिस मोरल था वो बहुत डाउन हो चुका है, और उसका असर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर पड़ रहा है। जबकि हमारे पास बड़ी अच्छी पुलिस है और बड़ी ईमानदार पुलिस थी, लेकिन कुछ अधिकारियों के कारण आज पुलिसिंग पर बहुत गंभीर संदेह पैदा हो गया है। और आज हम जो सूखा नशा पहले पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब कहते थे, आज उत्तराखंड उड़ता हुआ उत्तराखंड की स्थिति में पहुंच गया है। घर घर नशा पहुंच गया है, तो कि पुलिस तो जो उसका काम है इस तरीके के अपराधों को रोकना, वो उसको दूसरे काम पर लगा दिया गया है। लोगों को मालूम है, क्या पुलिस के लोगों को मालूम है कि हमारे कप्तान को मुख्य काम क्या सौंपा गया है? तो कप्तान जिसकी कप्तानी में विश्वास के आधार पर पुलिसिंग करती है, वो विश्वास खंडित हो गया है। वो विश्वास खंडित हो गया है, और आप कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंडियत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। 77 साल के हरीश रावत का सीधा मुकाबला 50 साल के पुष्कर सिंह धामी से है। शायद आपका राजनीतिक कैरियर उनकी उम्र के आसपास का है, क्योंकि आप युवक कांग्रेस के जमाने से जुड़े हुए हैं। कुछ ज्यादा हो सकता है, 4-5 साल। जी, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस को मतलब खड़ी नहीं हो पा रही है? मैं 2 मिनट सुन लीजिएगा। 2017 में आप 11 सीटें आए, 2022 में आप 70 में से 21 सीटों पर सिमट गए, 2024 में 19 में आप सारे नगर निगम चुनाव हारे, एक भी मेयर नहीं जिता पाए। इस साल भी शुरुआत में नगर निगम के चुनाव हुए, एक भी मेयर कांग्रेस नहीं जिता पाई। जी देखिए, ये जो समय चक्र है, भाजपा ने इस समय सारे संसाधनों पर, सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। उससे लड़ना लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस गवर्नमेंट की इनके मिसडीड्स को अपोज करें और उस अवसर की प्रतीक्षा करें, उस अवसर को पैदा करें जिसमें हम इनको डिपोज कर सकें, ताकि हम राज्य को एक स्वच्छ अच्छी काम करने वाली सरकार दे सके। और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं हरीश जी। और तो कि इस सरकार में उत्तराखंडियत खत्म हो रही है। उत्तराखंडियत बची रहे। उत्तराखंड के राज्य निर्माण के मूल भावना को कुचल दिया है, खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे सने। इसलिए उत्तराखंडियत का झंडा थाम करके हरीश रावत जो है संघर्ष में कांग्रेस के साथ खड़ा है। उत्तराखंडियत खड़ी रहे, कांग्रेस के साथ खड़े हैं हरीश रावत। हरीश रावत के साथ कौन खड़े हैं? एक देखिए, कोई बहस वाली बातचीत हो नहीं रही है, आपसे बहुत अच्छे माहौल में हो रही है। मुझे 2022 का आपका फेसबुक पोस्ट वो भी याद है, जब आपको चेहरा बनाया जा रहा था तो आपने लिखी थी एक कविता संकेतों में कि दोनों हाथ बांध दिए हैं और समुद्र में मुझे फेंक दिया गया है, मैं कैसे लड़ूं? उस समय मैं कैसे जो तब भी आप बात कर रहे थे, तब भी आप बात कर रहे थे पार्टी के अंदर की राजनीति का। और आज भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जब राहुल गांधी पूरी की केंद्र की कांग्रेस बता रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है, तब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता कांग्रेस, एक एक पूर्व सैनिकों के घर का दौरा कर रहे थे। किया है ना आपने मई के बाद वो दौरा? नहीं। अब सुनिए, जनता को कैसे समझ में आया कि हरीश रावत की बात सुने कि या केंद्र में जो केंद्रीय आला कमान है आपका वो कुछ और कह रहा है? नहीं, कुछ और नहीं कह रहा है। सेना का सम्मान कांग्रेस ने हमेशा सर्वोच्च माना है। सैनिकों के बलिदान के साथ वो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए बलिदान होते हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा नतमस्तक रही है उनके
उनके बलिदान के सम्मुख जो है, और हमारे देश की अखंडता एकता बनी रहे, उसके लिए निष्पक्ष सेना जो हमारी सैन्य परंपराएं हैं, उसको हम हमेशा सैल्यूट करते हैं और दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं। नहीं, सेना का सम्मान हम करते हैं, हर भारतीय करता है। राजनेता अपनी अपनी राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है 140 करोड़ जनता सेना के हर व्यक्ति का जो सेना में है उसका सम्मान कर रही है। लेकिन हरीश जी, कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है? आप तो युवक कांग्रेस से हैं, आपका एक्सपीरियंस 50 साल का है, संगठन गायब है, उत्तर भारत में गायब है। आप बिहार का चुनाव उठा के देखिए, कहां है? इतनी मेहनत की 6 सीटें। जी, इधर हमने एक नए सिरे से संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आम राय से अध्यक्ष चुने हैं और ब्लॉकों को गठित कर रहे हैं, संगठन उसी को के बनाने बाद में का लगे नतीजा है बिहार चुनाव। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप अब चाहे उनका मार्गदर्शक मंडल कह लीजिए या जो नीति निर्धारण करते होंगे कांग्रेस में, तो आपकी भी एक अहम भूमिका रहती है। कैसे कांग्रेस संगठन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? बूथ के साथ समर्पित रही है, ग्रास रूट पर। बूथ ये हमारा कंसेप्ट रहा है, बल्कि हमसे भाजपा ने छीन करके उसको चुरा करके अब वो पन्ने तक पहुंच गए हैं। और इधर थोड़ा सा हमें विचलन आ गया, लेकिन राहुल जी के दिशा निर्देशन में और माननीय खड़गे साहब की अगुवाई में हम फिर बूथ की तरफ जा रहे हैं। प्रियंका जी का क्या? महान, ये हमारा हरीश रावत जी, आप ही के सहारनपुर से सांसद, आप देहरादून में रहते हैं, वो 1.5 घंटे की दूरी नहीं है वहां से, वो बता रहे हैं प्रियंका गांधी को पीएम बना दो। देखिए, पीएम तो बहुमत बनाता है ना। इस समय तो हमको बहुमत लाना है, चाहे राज्य हो चाहे दिल्ली में हो, और इसलिए ये सवाल है ही नहीं इस समय प्रधानमंत्री वाला, या कोई सवाल है ही नहीं। सवाल तो ये है, वाड्रा भी कह रहे हैं कि बनना चाहिए, लाना है, और रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं बनना चाहिए। राहुल गांधी जी इस समय इस लोकतंत्र बचाने के महाभारत की लड़ाई में अर्जुन की भूमिका में है, अर्जुन की भूमिका में है, और पूरी लड़ाई उनके चारों तरफ लड़ी जा रही है। इसलिए हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे और न कर सकते हैं न कह सकते हैं जिससे इस लड़ाई के मोर्चे से अर्जुन का ध्यान विचलित हो और अब जीत जाए, फिर तो जीत इस सियासी महाभारत का ये समझे, इस सियासी महाभारत का ये निर्णय निकालें कि अगर राहुल अर्जुन है तो जो सत्ता में बैठी पार्टी वो कौरव हुई, तो उसका वध तो अर्जुन करेंगे, अगर गद्दी पे प्रियंका गांधी बैठेंगी। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले हम बहुमत लाएंगे ना, फिर इतने तो जो हमारे सांसद आएंगे, जो लोग आएंगे, उनके विवेक पर हमको भरोसा हो। और ये सब सर्वविदित है कि हमारे नेता राहुल गांधी इस लड़ाई की अगुवाई, इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे। तो इस समय इस विषय में कहीं दो राय है ही नहीं। किसने किस प्रसंग में क्या बात कही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कभी कभी हमारे दोस्त, आप मीडिया के लोग जो है कुछ बयानों को दाएं बाएं कर देते हैं, उसी से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। तो मैं उस पर नहीं जाता हूं। एक बात कहना चाहता अब ले आता हूं आपके मुद्दे पर, जो आप जेनजी का मुद्दा उठा रहे हैं, के मूल्यों को बचाने की इस लड़ाई में हमारे अर्जुन जो है राहुल गांधी हैं। हम सब उनकी अगुवाई में उनके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। हरीश जी, डन, इस बात पे आपसे मैं सहमत। अब आप जेनजी की बात करते हैं कि उनके, जो कल आप बात करेंगे 7:45 पे फेसबुक लाइव पे, कि जेनजी के बारे में बात करेंगे या युवाओं के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं
बीजेपी ने तो जेनजी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया, नितिन नवीन। आपके यहाँ तो 83 इयर्स के एक बात जेनजी की बात कर रहे हैं हरीश रावत, एक बात 77 इयर्स। ये आरएसएस के लिफाफे से, आरएसएस के लिफाफे से निकलने वाले किसी भी उम्र के हों, वो किसी जनरेशन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो केवल आरएसएस के यसमैन हैं। तो 83 साल के खड़गे साहब करेंगे और 77 साल के रावत जी करेंगे। वो कोई लोकतांत्रिक पद्धति से आए हुए जैन जी नहीं है, वो जो है आरएसएस के लिफाफे से आए हुए जैन जी हैं। इसलिए उनकी समता पर और वो किसी राजनीतिक दल का या भारत की किसी बड़ी अच्छी सोच का प्रतिनिधित्व कर सकते या नेतृत्व कर सकते, ये मुझे नहीं लगता है। हरीश जी 27 के लिए तैयार है? हम 27 के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि आपने 77 कहा, मैं 79 हूं, लेकिन मैंने तय किया आपके है कि 3 साल जो सरकारी कागज है वो 77 बता रहे हैं आपको। 27 तक मैं हर हालत में जवान रहूं। हर हाल तक जवान रहेंगे, ये भी अच्छी बात है। हरीश जी, तो ये एआई के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? सबसे एआई को लेकर, क्योंकि एआई जो जनरेटेड है वो आखिरी में निकलता है किसी ना किसी राजनीतिक दल इधर का उधर, तो क्या ये समय नहीं आ गया सभी राजनीतिक दल मिलके एआई के गलत इस्तेमाल की एक आचार संहिता बना ले? निश्चित तौर पर बनानी चाहिए, निश्चित तौर पे। इवन शब्दों की मर्यादा की भी वो बनानी चाहिए, और पद की गरिमा कि किस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसकी भी मर्यादा तय की जानी चाहिए। आज हमारा लोकतंत्र मर्यादा विहीन हो रहा है, ये बड़ा 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 बुरा दौर है। प्रधानमंत्री जी वैश्विक मंचों पर कहते हैं कि एआई का दुरुपयोग सभ्यता के लिए, मानवता के लिए खतरा है, और उत्तराखंड के अंदर उनकी पार्टी अपने एक राजनीतिक विरोधी, मैं सैद्धांतिक विरोधी हूं, मैं तो प्रतिद्वंदी भी नहीं हूं उनका, मैं तो राजनीतिक रूप से एक सैद्धांतिक विरोधी हूं उनका, उस सैद्धांतिक विरोधी पर जो है एआई का वार करते हैं। एआई के जरिए मुझको पाकिस्तानी जासूस बताते हैं, जो इधर उधर खुफिया जानकारी लेके पाकिस्तान भेज रहा है, और अंत में जो है राहुल गांधी जिंदाबाद कह के जब पकड़ा जा रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहा है और उसको गोली मार दी जा रही। तो आप मेरे खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं ये विदेशी जासूस है, ये जिंदा रहने लायक नहीं है। तो ये मेरी इट इज माय 59th ईयर इन पब्लिक सर्विस, उस पर आप इस तरीके से कैसे कलंक लगा सकते हैं? कई बार मुझको संविधान की शपथ खाने इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं बात करूं, इसीलिए मैंने आपसे बात का। राजनीति में बहुत कम लोग इस उम्र तक के अब एक्सपीरियंस वाले एक्टिव हैं। आप हैं, एक्टिव हैं, अडवाणी जी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है हरीश जी कि अगर मैं जल्दी जल्दी रैपिड राउंड कहूं तो क्या इस वक्त जो एफआईआर में आपकी देरी हुई वो सिस्टम की नाकामी है या कोई राजनीतिक दबाव था? राजनीतिक दबाव था, राजनीतिक दबाव था। तो आम आदमी, आम उत्तराखंडी, हाँ ना, में आम उत्तराखंडी अपने को असुरक्षित समझ रहा है या वो जब मैं एसएसपी को मिलने के लिए गया उनके कार्यालय में ये कहने के लिए निर्भीकता से काम करिए, तुम्हारे एसएचओ के हाथ क्यों कांप रहे थे, तो वो किसी बहाने, मीटिंग के बहाने कहीं और व्यस्त हो गए। तो ये 27 से पहले हरीश रावत की चेतावनी है मौजूदा सरकार को कि 27 में अब कांग्रेस आने जा रही है, उसी की तैयारी है, अब उत्तराखंडियत का जमाना आने जा रहा है। देखिए, हमारे जीवन के 2 लक्ष्य अब जिनको प्राप्त करना है, एक लक्ष्य है 2027 में कांग्रेस आए उत्तराखंड में, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, और दूसरा लक्ष्य है 2029 में इंडिया गठबंधन जीते और श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं एक बार फिर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पद पर
वैसे देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश की जो राहुल जी, तो बुनियाद है ओबीसी चे हमारे ओबीसी लोकतंत्र को की, वो उनका हक सहिष्णुता नहीं और मिला। सुनिए सद्भावना, सुनिए, फिर आप लोग सद्भावना यही है, वो हिल परिवारवाद रही को है। मुद्दा बनाते हैं ना मोदी जी। फिर आप लोग कहते हैं कि आप फिर कह रहे हैं गांधी नेहरू परिवार से आदमी बने। क्यों कोई ओबीसी नहीं बन सकता, कोई दलित नहीं बन देखिए सकता, कोई देखिए और किसी जाति का देखिए बाहर से क्यों नहीं बन सकता कांग्रेसी? निश्चित तौर पर बन सकता है, बने हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं बने। कांग्रेस के समय में दलित लोग एक नहीं दो दो लोग जो है राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, लोग जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं, लोग महत्वपूर्ण पदों नहीं पर नहीं, रहे हैं। आपने वो चीफ प्रधानमंत्री जस्टिस नहीं ऑफ बनाया इंडिया हरीश के जी। पद पर भी दलित व्यक्ति उस समय आए जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी, और कांग्रेस ने ही जो है प्रमोशन आदि के माध्यम से आरक्षण लागू करके बड़े बड़े पदों पर जो है आरक्षित वर्ग के लोगों को लाने की दिशा में काम करने का काम किया। आप और जिस समय ये सब सब कुछ हो रहे थे, उस समय मोदी जी के शब्दों में तथाकथित परिवारवादी नेहरू गांधी परिवार सत्ता में था, वही ला रहा था इन कमजोरों को। और ये ओबीसी का आरक्षण भी जो है कांग्रेस के समय में आया, ये इनके समय में नहीं आया। काका कालेलकर से लेकर के मंडल कमीशन को लागू करने तक कांग्रेस के इतिहास के वीपी साथ सिंह की जुड़ा हुआ सरकार है। आपने गिरा दी। इसलिए ये वीपी सिंह की ये सरकार चीजें जो गिरा दी हमको आपने। सिखाते हैं परिवारवाद वाली। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जी। आप दुनिया के सारे लोकतंत्रों का इतिहास देख लीजिए, उनमें जो है जो व्यक्तियों ने समय समय पर नेतृत्व दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। ये सारे थर्ड वर्ल्ड की भी हकीकत है, ये यहाँ तक कि विकसित विकसित अमेरिका और दूसरे जैसे राष्ट्रों में भी ये हकीकत है, जापान में भी ये हकीकत है। मैं हरीश जी, आप आपका जरा सबके वजूद राजनीतिक ज्ञान निकाल की कोई करके देख तुलना नहीं की लीजिए। जा सकती, आपके एक्सपीरियंस की कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आपने तुलना कर दी। आपने कहा उत्तराखंड की बीजेपी सरकार योगी मॉडल फॉलो कर रही है। क्या हाँ, खराबी है? मैंने वो इसलिए लगातार कहा 3 बार आप इस एकजुट उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं, मंत्री भी बने हैं आप। हाँ, एक देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, अति सम्मान है, क्योंकि उन्होंने 27 वर्ष इन उस समय 8 पर्वतीय जिले थे जी जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, उनके व्यक्ति को अपने अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना करके रखा। और आज भी उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बना करके रखा हुआ। हम बहुत आभारी हैं उत्तर प्रदेश की महान जनता के। लेकिन जब अलग हुए तो अलग होने का के जो कारण थे, वो कारण ये था कि लखनऊ से हम उत्तराखंड की नीतियों को, जो पहाड़ की नीतियां बना रहे हैं, उससे जो है कई तरीके की असंगतियां पैदा हो रही हैं, और हम जिस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी संभावनाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो रही है। उसी लड़ाई को लड़ते हुए लोगों ने बलिदान भी दिया, बहुत कुछ हुआ, बहुत कटु प्रसंग भी आए, राज्य बना, और पार्लियामेंट ने हमको हिमालयी राज्य के रूप में एक अस्तित्व में लाने का काम किया। हम राज्य हिमालयी थे, नहीं, आप लॉ लेकिन एंड ऑर्डर पर सरकार हमने को क्यों, हिमालयी क्या राज्यों के लिए जो मॉडल अपराधियों का विकसित हो इनकाउंटर सकता नहीं होना चाहिए? लेट जी मी कंप्लीट या लेट मी जी कंप्लीट जी जो हिमालयी मॉडल हमारे लिए मौजूद हो सकता था, वो हिमालयी मॉडल ढूंढने के बजाय जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था जिस तरीके से, या बिहार का मॉडल था जिस तरीके से वो राज्य गवर्न हो रहे थे, हम उसी तरीके से गवर्नेंस चलाते रहे। मैंने 2014 में आकर के परिवर्तन पैदा किया, और 2017 में हमारी सरकार बदल गई, और उसके बाद वो परिवर्तन की दिशा फिर रुक गई। तो मेरा ये कहना है, जिन मूल्यों को लेकर, जिन सोचों को लेकर, जिन सिद्धांतों को, जिस रोड मैप को लेकर उत्तराखंड राज्य की रचना हुई है, उसी के अनुसार मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी यहाँ बनना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। हरीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बेबाकी से सारे मुद्दों पे बोला, और आप जो उत्तराखंडियत वर्सेस उत्तराखंड बचाओ का चल रहा है पहचान, तो उसको बचाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं शायद रंग लाएगी। आप लोग राजनीतिक आदमी हैं, देखिए कोशिश कीजिए क्या बदलता है नहीं बदलता है, मगर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए,
और स्वतंत्र पत्रकारिता भी। हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए जिंदाबाद। मैंने कहा लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जिंदाबाद। हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरीश रावत, जिन्होंने उत्तराखंडियत से लेकर अंकिता भंडारी मामले, लॉ एंड ऑर्डर पर, सब पर बेबाकी से बोला और कहा 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने उनका सपना है, और दूसरा 29 में राहुल गांधी इंडिया जीत के आए गठबंधन और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद।